dear students. Today we are going to discuss about next one, that is towards civil disobedience movement, जिसका पहला पॉइंट इस टॉपिक में है, दैट इज द साइमन कमीशन। ये डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे जो हमने कल डिस्कस किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, जिसका लास्ट पोर्शन हमने डिस्कस किया 1922 का, वाई गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसमें मैंने आपको बता दिया गांधी जी जो था, ही वाज अ स्टेट फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस, बट अनफॉर्चुनेटली 1922 में जो प्रॉब्लम हुई गोरखपुर, यूपी गोरखपुर चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, तो गांधी ने वहां पे देख लिया कि वायलेंट वो नॉन वायलेंस में चेंज हुआ, तो मजबूरन गांधी को विड्रॉ करनी पड़ी वो। तो उसके जरिए हमने वही पोर्शन खत्म किया। अब हमारा अटेंशन जो है, हमारा टॉपिक जो है, दैट मूव्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेटा, जिसमें से हमें डांडी मार्च डिस्कस करना है, तो उससे पहले जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले रिलेटेड है, दैट इज द साइमन कमीशन, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साइमन कमीशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद आपको याद रखना है बेटा, इसमें आज जो आपका असाइनमेंट रहेगा, याद रखना असाइनमेंट है न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन साइमन कमीशन। एक होता है शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन, नोट लिखना है आपको, वो नहीं लिखना बेटा, आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल आज साइमन कमीशन हुआ, तो कल आपको पेपर पे ये हाईलाइट करना है न्यूज़पेपर पे, उसी तरीके से आपको ये लिखना है कि राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन साइमन कमीशन। सो लेट मी डिस्कस towards the civil disobedience movement. First, that is the Simon Commission. As you know, it was February 1922 when Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. You know the cause, beta. You know, आपको मालूम है cause क्या था? Why Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement? It was the February 1922. गांधी ने विड्रॉ की है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करने के बाद जो तमाम लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था इसमें, तो उनको ये एक प्रॉब्लम सामने आई कि उन्होंने कहा कि ये ऐसी मूवमेंट है, पहले तो 1920 में बना दी, फिर 1922 में फिर से विड्रॉ किया, तो बहुत सारे लोग जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता इस मूवमेंट से बाहर आने लगे। तो एक प्रॉब्लम हुई खुद नेशनलिस्ट लीडर्स में। नेशनलिस्ट लीडर्स में से एक लीडर था जिसका नाम था सीआर दास, याद रखना सीआर दास या मोतीलाल नेहरू। एक और ग्रुप बना जिसका नाम था, जो न्यू लीडर्स थे, ये जो थे ये सीनियर लीडर्स थे, जो न्यू लीडर्स थे इसमें, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो था। अब ऐसा होता है जो लोगों में डिवीजन हुआ इस विड्रॉल से कि मूवमेंट बनी फिर खत्म हुआ, यही ग्रुपिंग हुई है अब बिल्कुल नेशनलिस्ट लीडर्स में, जो एक साथ नेशनलिस्ट लीडर्स काम कर रहे थे, जिसमें से सीआर दास मैंने पॉइंट लिखा, या मोतीलाल नेहरू लिखा, या जवाहरलाल नेहरू लिखा, या सुभाष चंद्र बोस लिखा। ये जो सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के जरिए अपना स्वराज हासिल करेंगे। तो इन्होंने अपनी पार्टी बना दी बेटा, याद रखना उस पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी। एक पार्टी बना दी अपनी जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी, और बाज़ाब्ता तौर पर प्रोविजनल इलेक्शंस में हिस्सा लिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919, और प्रोविजनल इलेक्शंस में बिल्कुल इन्होंने हिस्सा लिया। स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू एंड अदर लीडर जो थे सीनियर लीडर्स, इन्होंने अपनी पार्टी बना दी और प्रोविजनल इलेक्शंस में हिस्सा ले लिया। रही बात जो सेकंड था जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, बाकी इनके साथ था, इन्होंने बिल्कुल रेजिस्ट किया, इन्होंने फिर से वहां पे कहा कि हमारी मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉइंट है जब 1922 में फरवरी 92 में गांधी ने विड्रॉ किया, द होल नेशनलिस्ट लीडर्स वर डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स। नाउ इट्स द कांसेप्ट हियर अराइजेस इन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। The Siar Das and Motilal Nehru, they founded their own party. The party is known as Swaraj Party, and they want to participate in the provisional elections. But next it is the Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, they were new leaders. उन्होंने क्या कहा कि हम
किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और हम मूवमेंट्स आगे बढ़ाएंगे और स्वराज हासिल करेंगे। नाउ टू वेज ऑफ द स्वराज। इनका भी था पार्टिसिपेशन करना इलेक्शन में और स्वराज हासिल करना, इनका काम था पार्टिसिपेशन नहीं करना और स्वराज और मूवमेंट्स बढ़ाना और हासिल करना स्वराज। तो कहा जाता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस दौरान। आई एम टॉकिंग अबाउट 1922 ऑनवर्ड्स, तो हम जाएंगे 1927 तक। तो 1922 ऑनवर्ड्स में इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बेटा याद रखना, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या थी? एज यू नो इट वाज 1914 अप टू 1918 जब वर्ल्ड में यूरोप से स्टार्ट हुआ था, यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारा इंडिया था बिल्कुल इन्वॉल्व था, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। और उस इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के साथ इंडिया वालों को कहा जाता है आप यूनिफॉर्म तैयार कीजिए, कंपनी के ये जो सोल्जर्स है, आप टैंक्स बना लीजिए, फूड आइटम्स तैयार कीजिए, यूनिफॉर्म्स तैयार कीजिए, बाकी बाकी चीज तैयार कीजिए। जिसकी बदौलत जब ये वॉर खत्म होता है बेटा 1918 में, और 1919 ऑनवर्ड्स एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पूरे वर्ल्ड में एज वेल एज इंडिया में भी ये इंपैक्ट पड़ता है। ये इंपैक्ट क्या है कि उस दौरान जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था 1914 अप टू 1918 तक, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था बेटा, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोलैप्स हो चुका था। और जब 1918 में वार खत्म होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर से स्टार्ट होता है। इस दौरान क्या कर रहे थे हिंदुस्तान के लोग? इन्होंने ओवर प्रोडक्शन की। याद रखना, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है जब हम प्रोड्यूस करेंगे, तैयार करेंगे कोई प्रोडक्ट, लेकिन ज्यादा तैयार करेंगे, बाद में कहेंगे एक साथ मार्केट में बेच देंगे और केस ज्यादा आएगा। लेकिन जब ओवर प्रोडक्शन हुई तो ओवर प्रोडक्शन के बाद उसके जब जंग खत्म हुआ, अब उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट की। जब मेरे सामने फॉर एग्जांपल मार्कर है, अगर मेरे पास एक ही मार्कर है तो इसके रेट्स जो होंगे वो अच्छे से होंगे। जब मेरे पास बहुत सारे मार्कर्स होंगे तो रेट्स इसके डाउन होंगे। जब ओवर प्रोडक्शन हुआ, ज्यादा प्रोडक्शन हुए, तो वहां पे रेट्स जो थे वो बेटा डाउन हो चुके। और रेट्स, इतना रेट्स डाउन हो चुका जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया प्रोडक्शन में वो भी नहीं आया रेट्स के जरिए। अब कहा जाता था जब रेट्स नहीं मिले तो सेकंड जो कंपनी था, इन्होंने बिल्कुल जो रेवेन्यू दे रहे थे इंडिया वाले वो रेवेन्यू माफ नहीं किया। अब इन्होंने माफ क्यों नहीं किया? उनको मालूम था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, हम पे ज्यादा इंपैक्ट्स पड़े, हम पे ज्यादा डिप्रेशन हुआ। अब हमारा एक ही रास्ता था, इन्होंने लोन भी लिया था, इन्होंने यूएस से लोन भी लिया था ब्रिटिश ने। अब इनको मालूम था कि ये लोन रिकवरी करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था, वी विल इंपोज द हैवी टैक्सेस अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया। बट इंडिया वाले टैक्स दे सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम थी जब ओवर प्रोडक्शन हुआ, रेट्स डाउन हुए, दे हैव नो सच, अब उनके पास ऐसी एबिलिटी नहीं थी दे कैन पे रेवेन्यू टुवर्ड्स द कंपनी। इसके जरिए एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हुआ बिटवीन द कंपनी एंड आल्सो द इंडियन पीपल। तो कहा जाता था, अब डिमांड की है इंडिया के लोगों ने कंपनी को कि आपका जो पॉइंट है यहां पे जो मैं कह रहा हूं कि ये जो रेवेन्यू है ये रेवेन्यू हमें माफ कीजिए। लेकिन कंपनी ने मशवरा करने के बाद एक कमीशन बना दिया, द कमीशन वाज नोन एज साइमन कमीशन। अब मैं कह रहा हूं कि शायद ये कमीशन मेरे लिए आया इसलिए, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जितनी डिस्ट्रक्शन हुई, सेकंड जो रेवेन्यू का मसला है, तो जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कंपनी कुछ और चाह रही थी, तो कंपनी ने क्या किया 1927 में इन्होंने एक कमीशन बना दिया, द कमीशन वाज नोन एज साइमन कमीशन। ये जो साइमन कमीशन था बेटा याद रखना, ये साइमन कमीशन बना 1927 में। अब इनका गर्ज था, इनका मसला था कुछ और, लेकिन इंडिया वाले चाह रहे थे कुछ और। तो कहा जाता है जो साइमन कमीशन 1927 में बना, इसका हेड था सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। और ये याद रखना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होता है, ये इंडिया पूछा 1928 में। अब जब इंडिया आया तो इस कमीशन में एक स्ट्रेंज सा किस्सा हमें दिखाई दे रहा था वहां पे कि इस कमीशन में सिर्फ जितने भी मेंबर्स थे वो सब इंडिया कंपनी के थे, इंडिया का एक सिंगल मेंबर भी नहीं था। जब कमीशन इंडिया आया तो इंडिया वाले वेट कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ ऐसा होगा रेवेन्यू के बारे में, लेकिन कमीशन में एक ही कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, हमें इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करनी है, जहां जहां पे हमें चाहिए वहां वहां पे हमें चेंज करनी है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इंडिया वालों ने देखा, उन्होंने कहा कि हम कुछ
कुछ और मांग रहे थे, ये कुछ और भेज रहे थे। तो 1928 में पूरे के पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्लोगन निकला कि साइमन गो बैक, साइमन आपकी जगह यहां पे नहीं है, साइमन गो बैक। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडिया को आफ्टर द वॉर, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इंडिया चाह रहा था कि साइमन कमीशन के जरिए हमें कोई रिलीफ आएगा, लेकिन साइमन कमीशन वाज टोटली डिफरेंट। तो इंडिया वालों ने साइमन के आने के बाद 1928 में उसको वेलकम किया किस चीज के साथ? गो बैक साइमन, साइमन आपकी जगह यहां पे नहीं है। इसके जरिए जो भी दो ग्रुप्स हुए थे 1 और 2, वो अगेन कंबाइन हुए और रेजिस्ट करने लगे साइमन कमीशन। और कहा जाता है इतने एग्रेसिव हुए लीडर्स, और लीडर्स एग्रेसिव होने के बाद हर जगह इंडिया में यही स्लोगन्स, यही एजिटेशंस, यही प्रोटेस्ट वजूद में आए, साइमन गो बैक। कहा जाता है इतनी हालात खराब हो चुकी, जो लॉर्ड इरविन था 1928 में, उसने 1929 उसने बिल्कुल गांधी जी को लंदन बुलाया, किस लिए? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। आप आइए हमारे साथ बात कीजिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन वहां पे जो गांधी जी था उसने रिजेक्ट किया, और इट वाज द दिसंबर 1929, याद रखना, एक जवाहरलाल नेहरू के रेजिडेंसी पे वहां पे मीटिंग हो रही थी। मीटिंग में कहा गया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हुआ टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दैट वाज द डांडी मार्च। और डांडी मार्च टुवर्ड्स द 1929 दिसंबर में जो रेजिडेंसी पे मीटिंग होने के बाद क्या हुआ, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग। नाउ फिर से मैं कहता हूं, जो असाइनमेंट है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन साइमन कमीशन, इंशाल्लाह कल से थोड़ा सा फिर ये रिवाइज करेंगे, फिर जाएंगे हम नेक्स्ट वन, दैट इज द डांडी मार्च टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैंने इसमें बता दिया, अगर प्रॉब्लम होगी तो विदाउट हिंड्रेंस, मैं हर रोज आपको यही कहता हूं, विदाउट एनी हिंड्रेंस यू कैन कॉल मी। ओके, होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बेस्ट ऑफ लक।